LPG की कीमत में मनमाना इजाफा जारी है। हुकूमत की जानिब से फी किलो पर 60 रुपये इजाफे के बाद 264 रुपये वाली LPG मार्केट में 320 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रही है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हबीब खान से। हबीब, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए LPG की अगर हवाले से बात की जाए तो एक तरफ तो हुकूमती इजाफा है, दूसरी जानिब गैर कानूनी तौर पर मनमाना इजाफा जो है वो LPG की दुकानों में हम देख रहे हैं कि कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से LPG की जो कीमत है 60 रुपये इजाफे के बाद 264 रुपये फ़ी किलो जो है वो मुकर्रर की गई थी। 1 फरवरी से नाफिजुल अमल है वो कीमत, लेकिन शहर में अगर बात की जाए तो 300 रुपये से लेकर 320 रुपये फ़ी किलो तक में जो है वो इस वक्त फ़रोख्त की जा रही है। बात कर लेते हैं, इस वक्त हमारे साथ चेयरमैन LPG एसोसिएशन इरफान खोखर साहब मौजूद है। इरफान साहब, क्या मनमानियाँ जारी हैं जो कि कंट्रोल से बाहर हो गई है? कीमत 264 रुपये सरकारी निर्ख है, मार्केट में 320 तक मिल रही है। अफसोस की बात है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के अहकामात के बावजूद, वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक के दावे के बावजूद LPG सरकारी कीमत में कहीं दस्तयाब नहीं है। उसकी वजह यह है कि सप्लाई चेन को हमने ठीक नहीं किया। इसमें कोई एक रत्ती भर फ़र्क नहीं है। जब 204 रुपये सरकारी कीमत, उस वक्त भी 300 साढ़े 300, इस वक्त ये आज जो 20 रुपये किलो कीमत बढ़ी है, ये रोज़ बढ़ेगी, अभी रोज़ कीमत बढ़ेगी, क्योंकि आपने हुकूमत की रिट नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। प्लांट से सप्लाई में क्या इश्यूज आ रहे हैं? प्लांट कहाँ पे, कौन कौन से प्लांट है, ये भी ज़रा बता दीजिएगा। पाकिस्तान का कोई ऐसा प्लान नहीं जिसके ऊपर है जिसके ऊपर ओगरा कीमत के मुताबिक सप्लाई चेन चल रही हो। लेकिन यहाँ अफसोस की बात है, प्राइम मिनिस्टर के अहकामात को हवा में डाल दिया गया। मिनिस्टर पेट्रोलियम जो दावे करते थे, मैं आज उनको फिर चैलेंज करता हूँ, जहाँ पाकिस्तान किसी खित्ते में सरकारी कीमत में गैस दस्तयाब नहीं है, तो ये बड़ी सख्त ज्यादती है। अवाम की पहुँच से गैस दूर हो चुकी है। जिसको हम गरीब गैस कहते थे, अब इसको अमीर की पहुँच से भी दूर हो चुकी है। बिल्कुल, इरफान खोखर साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि LPG की जो कीमतें हैं वो अब गरीब की गैस के काबिल नहीं रही हैं, बल्कि अमीरों की गैस बनती जा रही है। 300 रुपये से ज़ायद इस वक्त यहाँ पे फ़रोख्त की जा रही है और शहर के मुख्तलिफ़ दुकानों पे मुख्तलिफ रेट है, लेकिन जो हुकूमती रेट है 264 रुपये फ़ी किलो, वो कहीं पर भी जो है वो मैसर नहीं है। तो सिर्फ यही मुतालबा कर रहे हैं कि अवामी गैस है, इस वक्त वैसे ही चूल्हों में गैस नहीं मिल रही है, तो हुकूमत इसके फौरी इक़दाम करे। असिस्टेंट कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को, तमाम तर जो इदारे हैं उनको मुतहर्रिक करके जो कीमतें हैं LPG की उसको कंट्रोल में लाया जाए। बहुत शुक्रिया आपके लिए। कराची में गैस बहरान जारी है। जहां एक तरफ घरेलू सारिफीन परेशान है, वहीं होटल मालिकान भी परेशानी से दो चार हो गए हैं। इस वक्त हमारी नुमाइंदा राबेल अशरफ काला पुल पर वाक़ई पकवान सेंटर पर मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। राबेल, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में सर्दी ख़त्म होने को है, मगर गैस बहरान अब तक जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ काला पुल में वाक़ई पकवान सेंटर पर, जहाँ पर गैस सिरे से ही नहीं आ रही। मेरे साथ होटल मालिक मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी, मुझे बताइएगा कि कब से गैस नहीं आ रही, और सर्दियों के बाद जैसे कि सर्दियाँ भी ख़त्म हो गई हैं, तो अब क्या अभी तक जो है गैस नहीं आ रही? जी अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर गैस का बहुत प्रॉब्लम है ना। सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तो उस टाइम पे भी गैस नहीं होती। उसके अलावा जब दिन को खाना बनाने का टाइम होता है तब भी नहीं होती। उससे ये है कि काफ़ी लोगों को मुश्किलात का सामना है। घर पे रोटी नहीं बना सकते, सालन, तो वो फिर होटल का रुख करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास भी काफ़ी रश लगी रहती है। अच्छा, मुझे एक और भी बात बताइएगा कि मतलब ज़ाहिर है आप लोग को प्री ऑर्डर्स वगैरह भी आते होंगे, तो उनको किस तरह मैनेज करते हैं जब गैस ही नहीं आ रही? उसके लिए हम LPG सिलेंडर यूज़ करते हैं। वो थोड़े से हमारे ख़तरनाक भी हैं, सीधी सी बात है, उससे हमें ख़तरा भी रहता है। तो बहरहाल ये है कि करना पड़ता है जब ऑर्डर लेते हैं। जी बिल्कुल, मेरे साथ होटल मालिक मौजूद हैं। उनका यही कहना है कि जहां शहर के दीगर इलाकों में गैस की किल्लत का सामना है, वहीं दूसरी तरफ होटल मालिकान भी शदीद परेशान हैं। उनका ये कहना है कि प्री ऑर्डर्स वगैरह हमें आते हैं, मगर उसकी वजह से हमारी गैस की किल्लत की वजह से हम लोग टाइम पे कभी कभी नहीं भी पहुँच पाता, और साथ ही साथ सिलेंडर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ख़तरा भी हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया। FPCCI के साबिक नायब सदर और मैन्युफैक्चरर नासिर खान ने कहा है कि इस वक्त बंदरगाहों पर मौजूद 4.5 लाख टन पाम ऑयल हुकूमत की तवज्जो और डॉक्यूमेंट्स के क्लियरेंस के मुंतज़िर हैं। कमर्शियल बैंक्स की जानिब से डॉक्यूमेंट्स क्लियर ना होने और LCs ना खुलने से कारोबार बंद हो रहे हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। जी बिल्कुल, शहर में अगर हम तेल घी की बात करें तो तेल घी की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है, और इसके साथ साथ जो ईडेबल ऑयल के मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी परेशान हैं, क्योंकि इस वक्त मुख्तलिफ बंदरगाहों पे जो पाम ऑयल मौजूद है उसको जो है उसके डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहे, और इस वजह से जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको शदीद मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। साबिक नायब सदर FPCCI नासिर खान, जो कि मैन्युफैक्चरर्स भी हैं ईडेबल ऑयल के, नासिर खान साहब क्या कहेंगे जो इस वक्त सूरत हाल है, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और हल क्या है और मुतालबा क्या है आपका?
اس وقت تو جو بیسک مسئلہ ہے وہ ڈالر کا ہی چل رہا ہے. جب تک کہ گورنمنٹ کے پاس ڈالر ارینج نہیں ہوتے ہیں تو یہ مسئلے تو چلتے رہیں گے. اب اس وقت بھی ہمارے پاس ٹرمینل پہ جو پورٹ پہ مال پہنچ چکا ہے وہ کوئی 4.5 لاکھ ٹن پہنچ چکا ہے. اور اس ٹائم گھی کی جو قیمت ہے پچھلے 2 ہفتوں میں کوئی 100 روپے پر کے جی کے حساب سے یہ بڑھ گیا ہے. اور ہمیں خدشہ یہ ہے کہ مزید یہ رمضان میں 100 سے 200 روپے اور بھی بڑھ سکتے ہیں جب تک کہ یہ ہمارے جو یہ مسائل ہیں یہ حل نہیں ہوتے ہیں. ناصر صاحب ابھی کتنا پام آئل موجود ہے اور مزید آنے والے ہفتوں میں کتنا پام آئل اور آئے گا اور کتنے کو آرڈر دیے گئے؟ دیکھیں جی اس ٹائم تو میں نے کہا کہ 4.5 لاکھ ٹن تو آلریڈی پورٹ پہ پہنچ چکا ہے. اور ہمارے جو پرائیویٹ ٹرمینل ہے اس پہ ابھی جگہ نہیں ہے جس پہ بعد ابھی ہمیں ڈیمریجز بھی پڑنے شروع ہو جائیں گے. جی بالکل. یہ تھے ناصر خان جن کا کہنا ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو کراچی کی مختلف بندرگاہیں ہیں وہاں پر 4.5 لاکھ ٹن پام آئل موجود ہے. ایل سیز کلیئر ہوتی ہیں اور نئی ایل سیز بھی کھلی جاتی ہیں تو وافر مقدار میں جو پام آئل ہے وہ دستیاب ہوگا. یقیناً جو گھی تیل کی قیمتیں جو ہیں اس میں کمی واقع ہو سکتی ہے. جی بہت شکریہ وسیم. CT21 کی مسلسل کوریج کام کر گئی. عرصے سے ٹوٹ پھوٹ کی شکار قیوم آباد سے بلوچ کالونی جانے والی اہم شاہراہ کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا. شہری جلد بآسانی سفر کے لیے پر امید ہیں. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ نمرہ ریاست سے. جی نمرہ. بالکل جی میں اس وقت اس اہم شاہراہ پہ موجود ہوں جو قیوم آباد سے آتی ہے, محمود آباد اور منظور کالونی سے ہوتی ہوئی شارع فیصل کی جانب گامزن ہوتی ہے. اور اس سڑک پہ جو ہے تقریباً کئی عرصے سے یہ سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, لیکن CT21 کی بھرپور کوریج کے بعد آج بالآخر جو ہے وہ سڑک کے جو ہے نا تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا. میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں, اس حوالے سے ہم ان سے بات کرتے ہیں. مجھے بتائیے گا اتنے عرصے سے یہ سڑک خراب ہے لیکن بالآخر آج اس کی مرمت کا کام شروع کر دیا گیا ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ تو سیدھا عوام کو تکلیف دینے والی بات ہے کہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں روزمرہ ہماری جو ٹریفک اور جس طرح تعداد بڑھ رہی ہے اس طرح تو آپ عوام کو بھی تکلیف دے رہے ہیں. اور مین اگر شاہراہ کی طرف اگر راستہ جا رہا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ پورا روڈ آپ کا اسی طرح بلاک جا رہا ہے. اور یہ ابھی سے نہیں, یہ کافی دنوں سے یہ ہے. اور یہ تو عام شہری کو بھی تکلیف دینے والی بات ہے. اس کے علاوہ جو عوام ہے جو دور دراز علاقوں کے اندر ٹریول کرتی ہے ان کے لیے بھی تکلیف والی بات. لیکن اب یہ بتائیں, اب تو سہولت ہونے جا رہی ہے, کچھ وقت لگے گا لیکن یہ سڑک تیار ہو جائے گی, آپ کی مشکلات میں آسانی آ جائے گی. اس حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں یہ تو آپ سمجھ لیں کہ جو ہماری مشکلات میں آسانی آنی, اب یہ نہیں پتہ کہ کب آنی ہے. تو یہ ہے کہ اب دیکھتے ہیں, امید کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس چیز کو بہتر کرے. اور ہماری حکومت کو بھی چاہیے کہ اس چیز کو جلد سے جلد جو ہے وہ صحیح راستے پہ لے کر آئے تاکہ جو ٹریفک ہے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی مریض جا رہا ہے یا کوئی جا رہا ہے تاکہ ان کو کوئی پرابلم نہ ہو. بالکل جی, سڑک کی خستہ حالی کے باعث جو ٹریفک کی روانی ہے وہ خاصی متاثر ہو جاتی ہے, لیکن اب بالآخر اس کی مرمت کا کام شروع کر دیا گیا ہے. تو جس حوالے سے شہری بھی پر امید نظر آتے ہیں کہ انشاءاللہ جلد از جلد یہ سڑک بحال ہو جائے گی تو ان کی مشکلات میں بھی آسانی ہو جائے گی. جی حکومت سندھ کا احسن اقدام, قوت گویائی سے محروم بچوں کے لیے اچھی تعلیم حاصل کرنا آسان ہو گیا. گلستان جوہر میں ڈیفریج اسکول کراچی کیمپس کا آج افتتاح کیا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اسکول کا افتتاح کر چکے ہیں. اس پر مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے سید زبیر راشد سے. جی بالکل, گلستان جوہر میں ڈیفریج اسکول کی اناگریشن سیرمنی آج منعقد ہوئی جس میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور اسکول کا افتتاح کر دیا. یقیناً یہ اسکول جو ہے KFC کے تعاون کے ساتھ جو ہے بنا ہے. اس وقت KFC کے CEO میرے ساتھ براہ راست موجود ہیں. اس کے پس منظر میں ان کی کیا سوچ تھی اور KFC ان تمام تر چیزوں کو کس نظر سے دیکھتی ہے اور آگے بڑھنے کا یہ جو سلسلہ ہے کب تک جاری و ساری رہے گا, انہی کی زبانی جان لیتے ہیں. سر سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ اور بہت بہت آپ کو مبارکباد کہ آپ نے ایک بہترین اقدام اٹھایا. اور وی آلویز سین کہ KFC کوالٹی آف ایجوکیشن پہ بھی کام کر رہی ہے اور دوسرا اس طرح کی چیزوں کو بڑا پروموٹ کر رہی ہے. سر بطور CEO آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا کوآپریٹو سوسائٹی کا کتنا تعاون ہونا چاہیے اور KFC اپنا کیا ایک رول ادا کر رہا ہے؟ دیکھیے, ہم جتنے بھی ایمرجنگ اکانومیز میں کام کرتے ہیں نا, جہاں ہم بزنس کرتے ہیں, وہاں پہ کارپوریٹ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھ کر جو ہے وہ کمیونٹی بلڈنگ بھی کریں. اور کمیونٹی بلڈنگ سے کیا مراد ہے؟ کمیونٹی بلڈنگ سے یہ مراد ہے کہ نیچرلی ہماری گورنمنٹس جو ہیں they would need some kind of a support that these corporate and commercial businesses come forward اور وہ بھی جو ہے کمیونٹی کے اندر جو لوڈ ہے ہمارے اوپر اس کو شیئر کریں. وہ لوڈ کیا ہے؟ ایجوکیشن از دا بگیسٹ لوڈ رائٹ ناؤ دیٹ وی ہیو. 25 million people in Pakistan are out of school. What is the mission and commitment that KFC is doing?
KFC इज़ ऑन अ मिशन, आई डोंट नो आप लोगों ने देखा भी होगा, मिटाओ भूख एक हमारा CSR का बहुत नोन प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म से हम 3 एरिया में काम करते हैं, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन और एजुकेशन पे, और उसके तहत जो है वो हम 5100 बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं। वी रन ऑलमोस्ट 11 स्कूल्स, डेफ रीच इज़ पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम। हमारे उन 11 स्कूलों में से एक स्कूल डेफ रीच है। हम बहुत ज़्यादा एजुकेशन पे और इंक्लूजन पे काम कर रहे हैं ताकि माशरा बराबर हो सके। इंक्लूजन का मतलब क्या है, डाइवर्सिटी, इनका मतलब ये है कि माशरे में वो लोग जो मार्जिनलाइज रह गए हैं उनको बराबर अपॉर्चुनिटी दी जाए एजुकेशन की और एम्प्लॉयमेंट की। उस एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी के तहत KFC जो है वो तकरीबन 250 से ज़्यादा डेफ लोगों को एम्प्लॉय भी करता है। तो हम सिर्फ एजुकेशन नहीं दे रहे, हम उनके लिए कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए एम्प्लॉयमेंट भी मैसर हो ताकि वो कम्युनिटी के अंदर बराबर आके वो भी उसी तरीके से जैसे हम और आप चीज़ों को इंजॉय करते हैं, वो भी उसी तरीके से आकर। सर, एजुकेशन की मुनासिबत से शहर कायद में और कौन कौन से मंसूबे KFC के इश्तराक से बाय तकमील पर पहुँचने जा रहे हैं? तो हम तो काफ़ी स्कूल्स ऑलरेडी हैं, जैसे दीवा फाउंडेशन यहीं पर है, वो भी KFC रन करता है। TCF के तकरीबन 5 स्कूल रन करता है। मिलियन स्माइल के स्कूल हैं हमारे पास, साइड फाउंडेशन के स्कूल हैं। सो वो बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो हम ऑलरेडी रन कर रहे हैं। बहुत सारे स्कूल ऑलरेडी रन किए जा रहे हैं। CEO KFC इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। जैसे कि उन्होंने कहा कि एक इश्तराक से एक इनिशिएटिव लिया है KFC ने और आगे भी ये सिलसिला जो है बदस्तूर जारी व सारी रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया। ऑल एयर स्कूल सिस्टम में साइंस नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें क्लास शीशम से लेकर दहम क्लास के बच्चों ने मुख्तलिफ मॉड्यूल बनाए। किसी ने बिजली जनरेटर बनाकर तरीका बताया और किसी ने पानी को कूज़े क़ज़ा में तब्दील करने का। मज़ीद जानते हैं इकरावान से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं अलायरा स्कूल सिस्टम में मौजूद हूँ और यहाँ पर बच्चों की जानिब से साइंस के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं। यहाँ पर आज साइंस एग्जीबिशन जारी है जिसमें तलबो तलबात ने जो है भरपूर हिस्सा लिया है। यहाँ पर बच्चों ने बिजली जनरेट करने का किसी ने मॉड्यूल बनाया है तो किसी ने देहातों में पानी पहुँचाने का। यहाँ पर छोटे छोटे डॉक्टर्स भी बच्चियाँ मौजूद हैं जो बुखार और ब्लड प्रेशर चेक करी हैं। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत जो है मॉड्यूल बनाए गए हैं। मेरे कैमरामैन काशिफ आपको दिखाते चलें। किसी ने तो पानी को डिफरेंट कलर्स में तैयार कर दिया है तो किसी ने एग्रीकल्चर के हवाले से बनाया है। मेरे साथ एक स्टॉल पे बहुत प्यारी सी नन्ही मुन्नी बच्चियाँ मौजूद हैं। आप मुझे ये बताइएगा अपने मॉड्यूल के बारे में, आपने क्या बनाया और आइडिया कैसे आया? हमारा प्रोजेक्ट है कि हम लोग साइंटिफिक ट्रिक्स को आगे दुनिया तक दिखा सकें कि किस तरह से साइंस की चीज़ें वर्क करती हैं रियल लाइफ में भी। जो एक है हमारे पास, ये क्रोमेटोग्राफी का एक प्रोसेस है जिसमें हमने आर्टिफिशियल कलरिंग्स वाली बंटीज डाली हैं एक प्लेट पे और उसमें पानी डाला है। जब पानी डाला है तो वो रिएक्ट हुआ है बंटीज के कलर के साथ और उसमें एक रेनबो इफेक्ट दिया है जो कि एक बहुत कूल और अट्रैक्टिव ट्रिक है लोगों को अमेज करने के लिए। ठीक है जी, तो आपने देखा कि बच्चियों का ये कहना था कि ये बहुत ही कूल और अमेजिंग ट्रिक है फ्रेगनेंस के लिए। और यहाँ पर बच्चों ने मुख्तलिफ रोज़ से जो है रोज़ वाटर बनाया है, फ्रेगनेंस बनाने का तरीका बताया और यहाँ पर ही दूसरी जानिब सोलर सिस्टम से इन्होंने बिजली जनरेट करने का मॉड्यूल बनाया है जो कि बहुत ही खूबसूरत मेहनत और लगन से आपने बनाया है। आप मुझे बताइएगा इसको बनाने में कितना वक्त लगा है और ये आइडिया कैसे आया? ये आइडिया मुझे पाकिस्तान कराची की बिजली जाने से इसलिए आया कि हमारे यहाँ पर अमेरिका में भी इस तरह की सोलर पैनल को लगाया जा रहा है और इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा रहा है। हमारे यहाँ मैंने इसको टाइम मुझे सिर्फ 2-3 दिन लगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा है और मुझे मेरा ये आइडिया मुझे मेरी टीचर से आया है। मिस हुमा ने आइडिया दिया था। बच्चियों का ये कहना है कि उन्हें उनकी टीचर्स ने बहुत मज़े के आइडियाज़ दिए हैं और उन्होंने इन प्रोजेक्ट्स पे काम करने की कोशिश की है। इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। आज का जो एग्जीबिशन है वो लगाने का मकसद यही था कि बच्चे जो हैं इस तरह की ट्रिक्स को सीखें और उन्हें पता चले कि हमारे माशरे के क्या मसाइल हैं और उनका हल हम किस तरह निकाल सकते हैं। जी, सिंध हाई कोर्ट में औरंगी टाउन 11C मदीना कॉलोनी कच्ची आबादी में तजावुजात के केस की समाअत हुई। अदालत ने KMC हुकाम से कच्ची आबादी का प्लान तलब कर लिया है। कहा बताया जाए कच्ची आबादियों का प्लान क्या है और मनसूबा बंदी क्या की गई है। डायरेक्टर कच्ची आबादी रिपोर्ट के हमरा आइंदा समाअत पर तलब कर लिए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से।
جی اورنگی ٹاؤن مدینہ کالونی کچی آبادی میں سڑک کے اوپر مکان تعمیر کرنے کا معاملہ ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے جج وکیل احمد عباسی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت سندھ حکومت KMC کے وکلاء عدالت میں پیش تھے، جبکہ درخواست گزار کے وکیل بھی کمرہ عدالت میں پیش تھے۔ عدالت کو بتایا گیا درخواست گزار کے وکیل کی جانب سے کہ کچی آبادی میں گلی پر جو مخصوص گلی تھی اس پر مکان تعمیر کر دیا گیا ہے اور جو متعلقہ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے۔ اس موقع پر KMC کے وکیل نے اس بات کا اعتراف کیا کہ کچی آبادیوں کا جو دائرہ اختیار ہے وہ KMC کے انڈر میں آتا ہے اور وہ اس سلسلے میں تمام جو متعلقہ حکام ہیں ان سے رپورٹ طلب کر لیتے ہیں۔ تاہم عدالت نے کیس کی سماعت کے دوران اہم آبزرویشن دی اور عدالت نے کہا کہ شہر بدقسمتی سے پیچھے چلا گیا ہے اور شہر کے اندر کچی آبادیاں ہیں جو بڑے پیمانے کے اوپر قائم کر دی گئی ہیں اور اس کچی آبادیوں سے متعلق کوئی پلاننگ نظر نہیں آتی۔ پہلے قبضہ کیا جاتا ہے غنڈہ گردی کر کے، پھر اس کے بعد ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ وہاں پر آباد ہو جاتے ہیں اور پھر کہا جاتا ہے کہ ان کچی آبادیوں کو توڑ دیا جائے۔ عدالت نے کہا کہ بڑی بدقسمتی سے حکمرانوں نے بھی ان کچی آبادیوں کو اپنے مفادات کے لیے ریگولرائز کر دیا ہے اور کراچی شہر میں کچی آبادیوں سے متعلق کسی بھی قسم کی کوئی پالیسی نظر نہیں آتی۔ عدالت نے کہا کہ جو کچی آبادیوں میں مکین رہائش پذیر ہیں وہ بھی غریب ہیں اور وہ پھر آخر کہاں جائیں۔ شہر کے مرکز کے اندر کچی آبادیاں بن چکی ہیں۔ عدالت نے اس سلسلے میں ڈائریکٹر کچی آبادی سے جامع رپورٹ طلب کی ہے اور یہ کہا ہے کہ بتایا جائے کہ کچی آبادیوں سے متعلق کیا منصوبہ بندی ہے، کیا پلان رکھے گئے ہیں، لیز اور جو نقشے ہیں اس سے متعلق بھی جامع رپورٹ سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے طلب کر لی ہیں۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ہیڈ آفس میں اس وقت پیپلز لیبر بیورو کراچی ڈویژن کے زیر اہتمام جنرل ورکرز اجلاس جاری ہے۔ پیپلز لیبر بیورو کراچی ڈویژن کے صدر اسلم سمو اس وقت ہمارے نمائندے رضوان احمد کے ساتھ موجود ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ جی بالکل، اس وقت KMC کا ہیڈ آفس اس وقت نہ صرف یہ کہ جی اے بھٹو کے نعروں سے گونج رہا ہے بلکہ عمارت بھی سجی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جنرل ورکرز اجلاس ہو رہا ہے پیپلز لیبر بیورو کا۔ اسلم سمو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کراچی ڈویژن کے صدر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ اسلم صاحب، فرمائیے گا کیا کیا مسائل ہیں بلدیاتی اداروں میں اور کن مسائل پہ آپ کا فوکس ہوگا اور اس سلسلے میں ملازمین کی بہتری کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جائیں گے؟ یہاں ہماری گہری نظر یہ تھی کہ یہاں کبھی 1994 کے بعد ریفرنڈم ہی نہیں ہوا۔ جب ریفرنڈم نہیں ہوا تو KMC اور DMC کے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو مظلوم ملازم ہیں ان کی تو داد رسی ہوئی نہیں۔ پھر یہاں جو بھی کراچی کا ایڈمنسٹر تھا یا میئر تھا ان کو چاہیے تھا کہ یہ تو سندھ حکومت جو 10%، 20%، 15% تنخواہ میں اضافہ کرتی یہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس شہر میں ہم نے تقریباً باری اکثریت سے سیٹیں لی ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ اس دفعہ اس شہر کراچی کا میئر جو ہے نا جیلا ہو۔ یہاں DMC میں اور KMC میں اتنا کرپشن ہے کہ ملازمین کی کبھی داد رسی نہیں کی۔ ہم نے جب انٹری کی ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتے ہیں کہ ان ملازمین کی داد رسی ہوگی۔ بالکل، ان کا کہنا ہے کہ جیلا میئر آئے گا تو بلدیاتی ملازمین کے اور شہریوں کے مسائل حل ہوں گے۔ کر رہے تھے۔ کراچی میں سبزیوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا رجحان برقرار ہے۔ بھنڈی اور ہری پیاز کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو گیا، دیگر سبزیوں کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی ہے۔ علاقائی بازاروں میں ریٹیل کی سطح پر بھنڈی 20 روپے اضافے سے 320 روپے کلو، ہری پیاز بھی 20 روپے مہنگی ہو کر 300 روپے کلو تک جا پہنچی۔ اسی طرح سبزی منڈی ذرائع کے مطابق بھنڈی کی فصل موجود نہیں ہے جبکہ طلب زیادہ اور رسد کم ہے۔ اروی 40 روپے اضافے سے 240 روپے کلو تک دستیاب ہے۔ توری 30 روپے سستی ہو کر 120 روپے کلو پر آ گئی۔ لوکی 20 روپے کمی سے 100 روپے کلو پر پہنچ گئی۔ پالک 20 روپے کمی سے 60 روپے کلو تک دستیاب ہیں۔ پیاز 20 روپے اضافے سے 220 روپے کلو ہو گئی۔ ٹماٹر اور آلو 50 روپے کلو پر ہی مستحکم ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ 1 ماہ کے دوران پاکستان کی 2 بڑی عدالتوں میں فائرنگ سے ہلاکتوں کے بعد کراچی بار ایسوسی ایشن نے سٹی کورٹ میں حفاظتی اقدامات کر لیے ہیں۔ وکلا کے لیے کارڈ لازمی قرار دے دیا گیا۔ کراچی بار ایسوسی ایشن کے صدر ایڈوکیٹ عامر سلیم کہتے ہیں سٹی کورٹ کی سیکیورٹی کے لیے چند پولیس اہلکار ناکافی ہیں، مزید سیکیورٹی کے لیے IG سندھ سے خصوصی درخواست کی۔ مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے شہریار صدیقی۔
जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट कराची में। गुज़िश्ता एक माह के दौरान पाकिस्तान की 2 बड़ी अदालतों में फायरिंग के वाक़यात के नतीजे में हलाकतों के बाद कराची बार एसोसिएशन की जानिब से वकला और अदालतों में आने वाले साइलिन की हिफाजत के लिए चंद हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। इस सिलसिले में कराची बार एसोसिएशन के सदर सीनियर एडवोकेट मोहतरम जनाब आमिर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर आने वाले लोगों की हिफाजत के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। क्या बताना चाहेंगे? एक दिन के अंदर कई हज़ार रोज़ के लोग आते जाते हैं यहाँ पर सिटी कोर्ट में, जबकि पुलिस की नफरी इतनी कम है कि वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप जेन्युइनली देखें तो किसी एक मुलजिम को अरेस्ट करने के लिए 20-20 गाड़ियाँ जाती हैं भर के पुलिस की, उसको अरेस्ट करके लाते हैं। उस जैसे 19 और आदमी मिला के तो 20 आदमियों को पकड़ने के लिए एक आदमी पुलिस वाला लेके जा रहा होता है हथकड़ी में जो पेश करता है। एक तो ये है कि आपने देखा हमने ये रेजोल्यूशन पास किया है हमारी जनरल बॉडी में, तमाम लॉयर्स ये कार्ड लटका के रखेंगे अपना, और जिसके पास ये सहूलत नहीं है तो फिर वो शो ज़रूर करेगा। यहाँ पर पुलिस की नफरी बहुत कम है। हम AIG साहब से उस वक्त ये इशू भी उठाएंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ पुलिस के और अहलकार मुतय्यन करें। ये कराची बार का जो एरिया है, सिटी कोर्ट का एरिया, यहाँ सिर्फ जजेज़, वकला और ये जो इनका स्टाफ है यही मिला के हज़ारों में बनते हैं। तो कैसे 4-6 पुलिस वाले इसको पूरा सिक्योर कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया। सीनियर एडवोकेट आमिर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। कराची बार एसोसिएशन के सदर की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ी जो इक़दाम किए गए हैं वकला और अदालतों में आने वाले साइलिन के लिए, जिस तरीके से आमिर सलीम साहब की जानिब से ये बताया गया है कि यहाँ पर आने वाले साइलिन और वकला के लिए जो पुलिस तैनात है उनकी जो है वो कमी है और इसको बढ़ाने के लिए जो है वो IG से रब्ता किया गया है। जी, कराची में कौमी असम्बली के ज़िम्न इंतखाब का मामला। साबिक़ रुकन कौमी असम्बली और MKM रहनुमा शेख सलाहुद्दीन ने भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। शेख सलाहुद्दीन ने NA 254 सेंट्रल से कागजात नामजदगी जमा कराई। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर से। इक़्तिदार, बताइएगा। अब आपका कराची में ज़िमनी इलेक्शन के लिए 9 हलकों पर जो फॉर्म जमा कराना है उसका आज दूसरा दिन है। कराची में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का हल्का NA 254 से यहाँ से MKM पाकिस्तान के उम्मीदवार शेख सलाहुद्दीन ने अपने कागजात जमा करवाए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैजान रावत ने भी इसी हल्के पर अपने कागजात जमा करवाए हैं। ये सीट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली असलम खान के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। असलम खान ने दोबारा इस सीट के ऊपर अपने कागजात जमा कराए हैं, जबकि MKM पाकिस्तान की जानिब से शेख सलाहुद्दीन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से उम्मीदवार फैजान रावत ने अपने कागजात जमा करवा दिए हैं। आज दूसरा दिन है कागजात जमा कराने का, जबकि कल आखिरी रोज होगा कि 9 हल्कों पर कागजात जमा करवाए जा सकते। जी, बहुत शुक्रिया इक़्तिदार अनवर। गुलशन इकबाल में ख़वातीन के दरमियान आर्म रेसलिंग के मुकाबले हुए। आर्म रेसलिंग में 12 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मज़ीद बताएंगे ताबिश मीर। हाँ जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो हम देखते हैं एक जानिब दीगर स्पोर्ट्स हो रही होती हैं तो दूसरी जानिब ख़ास तौर पर जो है आर्म रेसलिंग के मुकाबले हो रहे हैं और इसमें बढ़ चढ़ कर ख़वातीन हिस्सा लेती हुई दिखाई दे रही हैं। हमारे साथ मुतादिद वो ख़वातीन प्लेयर्स मौजूद हैं आर्म रेसलिंग की जिन्होंने आज होने वाले आर्म रेसलिंग के मुकाबलों में ना सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि दूसरी जानिब इन मुकाबलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और 40- जो कैटेगरी थी उससे लेकर 80- कैटेगरी की जो ये मुकाबले हुए हैं और इसमें 6 रनर अप और 6 विनर्स प्लेयर्स जो हैं सामने आए हैं। उनसे बात भी करते हैं। बिस्मा हमारे साथ मौजूद है, इनसे सबसे पहले बात करेंगे। बिस्मा, क्या कहेंगी आज के मुकाबले के हवाले से? इवेंट को एंजॉय किया आपने? बहुत ज़्यादा, बहुत मज़ा आया और कोशिश करनी चाहिए कि लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए लड़कियाँ ज़रूरी नहीं कि लड़के ही सब कुछ करें, लड़कियों को भी आगे बढ़ना चाहिए। लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए। क्या कहेंगी आप? मुसलसल हम देख रहे थे इस तरह के मुकाबले हो रहे हैं, हार जीत तो होती है, लेकिन आज का मुकाबला आपने एंजॉय किया? आज का मुकाबला हमने बहुत एंजॉय किया और इस तरीके के इवेंट्स यहाँ पे होने चाहिए। जिस तरह से हम लोगों ने इससे काफ़ी टाइम पहले यानी हम खेलते आ रहे हैं नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे हम उज़्बेकिस्तान गए थे वहाँ खेलने के लिए, और इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए और लड़कियों को भी इस इवेंट्स में आना चाहिए। जी, आपने देखा काफ़ी खुशाइंद अमल करार दिया है जो खिलाड़ी यहाँ मौजूद थे और उन्होंने यही कहा कि इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए ताकि दीगर स्पोर्ट्स की तरह ख़ास तौर पर आर्म रेसलिंग का जो एक खेल है इसे भी किसी तरह जो है मज़ीद जो है पजीराई हासिल हो सके। जी।